नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल अपने चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज एक हम बड़ा लेटेस्ट सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्रिक्स समिट 2025। कल के न्यूज़पेपर से टॉपिक है ये। सब लोग जानते हैं कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये सारी चीजें जानते हैं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में और नई चीजें बताऊंगा। हम इसमें ये भी बताएंगे ब्रिक्स की प्रासंगिकता क्या है, क्यों जरूरी हो गया है ब्रिक्स, क्यों ब्रिक्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं, क्या ब्रिक्स आने वाले टाइम में G7 को पछाड़ देगा, या यूएनएससी में इसकी क्या भूमिका रहेगी। ठीक, इसके अलावा G20 में भी इसके मेंबर हैं, तो G20 में इसकी क्या भूमिका बन जाती है। हम जहां बात करते हैं इसकी बात करते हैं, और जहां भी देखो जितने बड़े अर्थशास्त्री हों या कुछ हो, सब ब्रिक्स को इस समय चर्चा में ला रहे हैं। इसका मतलब आने वाला समय ब्रिक्स का ही है। इसमें लगातार देश जुड़ते जा रहे हैं, कभी बहुत कम देशों से शुरू हुआ था ये, और आज इसमें जो है 11 कंट्री लगभग हो चुके हैं। और वो भी कंट्री कौन से हो चुके हैं, सिर्फ विकासशील देश। ठीक है, जिनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। किस दिन ग्लोबल साउथ पे भी एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब आज हम ब्रिक्स पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए ब्रिक्स पे ही बात करेंगे। ये कंट्री जो है क्या कहते हैं, वो है सिर्फ जो डेवलपिंग है, अभी विकास की तरफ चल रहे हैं। और इन्होंने एक इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया है कि ब्रिक्स नाम की एक संस्था लाकर रख दी है, और जिससे बिल्कुल एक क्या कहते हैं वैश्विक परिदृश्य में खलबली सी मची हुई है। और 2025 की समिट का होना एक, मतलब इसमें ट्रंप के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, ट्रंप भी उसमें टैरिफ बार छेड़ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन की भूमिका क्या हो जाती है जब यूक्रेन से लड़ाई चल रही है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इधर इजराइल ईरान का विवाद हुआ ही है, और ऑपरेशन सिंदूर भारत ने जो है बहुत ही सफलता के साथ पूर्ण किया था, जिसमें जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो ये सब इन परिदृश्य में ब्रिक्स का आना, न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि 2025 में समिट हुई। न्यूज तो बस इतनी सी है। ठीक, ये हुई 2025 में। क्या हुआ, इसको अंडो कर दे। हाँ, 2025 में ये समिट हुई। ठीक, 2025 में ये समिट हुई। ये न्यूज कहां पर हुई, रियो डे जेनेरो, बड़ा खूबसूरत शहर है ब्राजील में। और क्या कहते हैं रियो डे जेनेरो बड़ा खूबसूरत शहर है। यहाँ पर 2016 में ओलंपिक भी हुए थे। ठीक है, बड़ा खूबसूरत शहर है। वहां पर कहां पर पड़ता है, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना किस समुद्र के किनारे है। चलो मैं बता ही देता हूँ, साउथ अटलांटिक ओशन में पड़ता है ये। ठीक, अगर हम बात करें तो रियो डे जेनेरो में हुआ ये, देखो रियो डे जेनेरो ब्राजील में हुआ ये समिट, 2025 समिट थी। ठीक है, जाहिर सी बात है जो होते हैं वो राष्ट्रपति जो है इनके लूला डिसिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और अध्यक्षता किसको मिल गई, भारत को। ब्रिक्स में ये याद रखना कि ब्रिक्स में कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं होता। ब्रिक्स और G20 में कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं है। जो जिस देश को उसकी अध्यक्षता मिलेगी, जिस देश में अगली समिट होगी, वो खुद ही उसका जो है क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। तो अगली कहां होगी, 18वीं शिखर सम्मेलन की मेजबानी हमारा प्यारा भारत करेगा। ठीक, इंडिया करेगा ब्राजील के बाद ब्रिक्स की। ये तो न्यूज हो गई। इसका मोटो जरूर याद कर लो, ये इसके बारे में बता देते हैं। ये देखो मैंने अभी बताया ना ग्लोबल साउथ, ये एक बहुत 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 ही जबरदस्त वैश्विक दक्षिण जिसको हम कहते हैं हिंदी में ग्लोबल साउथ। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या है ग्लोबल साउथ की भूमिका, ग्लोबल साउथ में कौन कौन से देश हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसमें ग्लोबल साउथ पे ही रहेगी, क्योंकि बहुत लोगों को ग्लोबल साउथ के बारे में पता नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ। ठीक है, हिंदी में कहेंगे समावेशी। चलो हिंदी में भी लिख देते हैं हम, समावेशी और सस्टेनेबल को कहते हैं सतत। दोनों का मतलब बता दूंगा मैं अभी। ग्लोबल का क्या होता है, वैश्विक, और इसको कहते हैं दक्षिण। ये हिंदी में थोड़ा टफ था, इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिखवाया। हिंदी में ना याद करो, इंग्लिश में याद करना, एग्जाम आए तो इंग्लिश में टिक लगा खाना। ठीक है, दोनों लैंग्वेज मिलती है, इसको याद करना आसान है। समावेशी का मतलब क्या है, समावेशी का मतलब सबको समाहित करना, सबका एक साथ लेकर चलना। सतत क्या होता है, सतत का मतलब कंटिन्यूअस होता है। लेकिन सस्टेनेबल का मतलब ये भी होता है कि हम किसी भी चीज का उपयोग, ये बिल्कुल क्लियर करके जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसको सुन लेना। हम किसी भी, जैसे उदाहरण के तौर पर आज हम कोयला यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कोयला यूज कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, सारी बिजली बना रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी कोयला देखेगी नहीं।
तो हमें ऐसा उपयोग करना है जिसमें विकास हो और आने वाली पीढ़ी का विकास हो। इसी को कहते हैं हम सतत विकास, कंटिन्यूस विकास। धीरे 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 करके इसको हम बढ़ाते चले जाना। तो समावेशी, सबको एक साथ लेना और सतत विकास करना सारे देशों का। और जब देशों का करोगे तो पूरे विश्व का होगा। क्यों? क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी, क्या कर सकते हैं, प्रतिनिधित्व वाले देश हैं ये। और इतने प्रतिनिधित्व वाले देश हैं कि विश्व की 2/3 जनसंख्या ही इसमें है, इन देशों में। तो इसका मतलब इसका रोल तो बहुत बड़ा हो जाता है। तभी तो ब्रिक्स की चर्चा चल रही है खूब। ठीक, ये तो हमारा मोटो था। हमने तुम्हें 2 बातें बताई, ये चीजें होंगी। पहली कहां पर हुई? अभी 17वीं हुई ब्राजील में, और उसके बाद दी गई है। नेक्स्ट बाइट करते हैं हम। हाँ, सब बात करते हैं विवाद क्या समिट में। विवाद रहा रूस। असल में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, ये सबको पता। आज विवाद चल रहा है। और क्योंकि यूक्रेन पर आक्रमण करने का कारण क्या था? ये स्लाव मूल के थे और पहले जो है यूएसएसआर का मेंबर था। बहुत सारी बातें हैं, उसको हम चर्चा में नहीं जानते, लेकिन रूस पर यूक्रेन पर और जो है धीरे धीरे क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन अब हुआ क्या, समस्या क्या हुई? यहां पर एक शब्द लिखा है जिसको कहते हैं आईसीसी, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसका हेडक्वार्टर कहां है? आईसीसी का हेडक्वार्टर है हेग में। हेग कहां है? नीदरलैंड में है। किसका पार्ट है ये? यूएनओ का पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर हेग में है। हेग बता दिया, नीदरलैंड में। इसमें कितने जज होते हैं? कौन बताएगा? है कितने साल के लिए लग जाते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना, चलो बात करेंगे। और भारत के पहले जज कौन थे जो इसमें जो है क्या कहते हैं चुने गए थे? तो 2 नीदरलैंड हेग में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या है? ये पूरे विश्व में चल रही गतिविधियों पर ध्यान देता है। इसने एक बड़ा अच्छा सा निर्णय दिया। इसने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है क्या कहते हैं गिरफ्तारी का वारंट दे दिया है। इसके बाद पुतिन विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा है कि आईसीसी के गिरफ्तारी वारंटी के कारण पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। क्या यही बात है? क्या पुतिन इतने कमजोर हो गए कि उसको एक आईसीसी हटा सके? हैं? ऐसा नहीं है। इससे पहले भी इसने क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने बहुत लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट दिए हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा था जिसमें जो है ये शामिल नहीं हुए थे। लेकिन ये वर्चुअली शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने भाग लिया। अगर रूस जैसा देश ब्रिक्स में भाग नहीं लेता तो समस्याएं थी, गलत था। रूस ने भाग लिया लेकिन वर्चुअली। ठीक है, क्या मुद्दा रहा? इनका इंटरनल है, लेकिन इनके जो क्या कहते हैं विदेशी मामलों के सलाहकार ने तो ये कहा है। अब बाकी तो व्लादिमीर पुतिन जाने कि उन्होंने वर्चुअली भाग क्यों लिया, लेकिन उपस्थित थे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। विवाद क्या? इसी में क्या कहते हैं अमेरिका से भी जो है थोड़ा सा विवाद चल रहा है इसी चीज को लेकर। इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर हमने तुम्हें 2 बातें बताई। ब्राजील में हुआ, ये न्यूज बता दी कि क्या था, इसका मोटो क्या था, भारत के कौन प्रधानमंत्री ने भाग लिया है। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट इसमें बोले हैं। अब आ जाते हैं ब्रिक्स है क्या, ब्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। ये बड़ी खतरनाक संस्था है ये गोल्डमैन सैश कहते हैं इसको। गलत लिख गया है ये, सैश गलत लिख गया है इसको। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। गोल्डमैन सैश कहते हैं। इसके एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था जिम ओनील। इसको नाम को याद रखना। 2001 में ये बैठे बैठे एक शोध था, है एक लेटर था इनके पास। उसमें इन्होंने कहा कि ब्रिक्स जैसी संस्था होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि 1975 का एक संगठन बना हुआ था जिसका नाम है G8 था पहले, अब हो गया वर्तमान में G7। इसमें कितने देश हैं? 7 देश हैं। रूस को इससे निकाल दिया गया है। अगर इसके बारे में बात करें तो हमने एक कोड बना रखा था इसका, चलो अगले वाले उस पर दिखा देते हैं। G7 G8 का कोड बना रखा था, है जिसमें कौन कौन से हैं चलो लिख देते हैं। पहले नंबर पे फ्रांस हो गया, ठीक, फिर हो गया रूस, फिर उसके बाद क्या हो गया यूके मतलब इंग्लैंड, फिर जी हो गया, जी से सॉरी जर्मनी हो गया। जर्मनी के बाद हाँ यहाँ पर यूएसए भी डाल दें एक, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, चलो कोड बना देंगे, मैं बता दूंगा कोड को छोड़ो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद करो। जर्मनी हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया? कनाडा हो गया। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। 3 6 हो गए। 2 देश हो रहे। चलो मैं बता ही दूं कोड, क्यों इतना परेशान कर रहा हूं मैं आपको। FURGI
सॉरी JI, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं, FURJIUGC, फर्जी UGC, सी बनाना है। ये कोड है, इस कोड को याद रखें। कोड से फ्रांस हो गया, मैं उधर थोड़ा सा अच्छा करके करना चाह रहा था, चलो कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पे यू के लिए USA लिख लो, तीसरे नंबर पर रूस लिख लो, जैसे हो गया जापान, आई से हो गया इटली, USA हो गया, जर्मनी हो गया और कनाडा हो गया। ये है हमारे देश। इसमें से रूस को गायब कर चुके हैं। आप कितने हो गए? 7। तो आप आर खत्म कर दो। टोटल 8 कंट्रियों में से 1975 में, 1975 में, और ये टोटल विकसित देश हैं। इनकी कही गई बात मानी जाती है। क्या क्या 8 देश ही प्रतिनिधित्व करेंगे कि पूरे विश्व का है, जिनकी जनसंख्या खुद इतनी ज्यादा नहीं है, तो क्या खाली पैसे वाले होने की वजह से ही प्रतिनिधित्व करेंगे? इसीलिए जो है जिम ओ'नील ने ये बात कही कि एक ऐसा वो होना चाहिए जिसको जो है क्या कहते हैं, किसके क्या नाम है, जो G7 के सामने आकर खड़ा हो सके। तब ब्रिक्स की संकल्पना की गई। शुरुआत में सिर्फ 4 देश थे। ये इनका नाम था BRIC, ब्रिक कहते थे इनको। सिर्फ 4 देश थे, ठीक, 4 देश थे। ब्रिक कहा जाता था। क्या कहा जाता? ब्रिक कहा जाता था। और जो है क्या कहते हैं, G7 के लिए जो धनी देश है, मतलब G7 है, विकसित देश है, इनकी चुनौती देने के लिए तैयार किया गया। कब तैयार किया गया? इन्होंने 2001 में बोला कि 2001 में ऐसा होना चाहिए, लेकिन सब ठंडे बस्ते में चला गया। बोले क्या करना क्या नहीं करना। फिर एक दिन जागृत हुई भावनाएं 2009 में। कब जागृत हुई? ये सन 2009 में। और ये भी रूस के अंदर से एक बात आई कि क्यों ना हम जो है ब्रिक का शिखर सम्मेलन करें। और रूस के यकेतिनबर्ग में, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, रूस के यकेतिनबर्ग में, यकेतिनबर्ग जगह है एक, यहाँ पर पहला सम्मेलन हुआ 2009 में। और इसमें कितने देश शामिल हुए? 4 देश शामिल हुए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे और समिट होती चली गई। फिर चीन ने निमंत्रण दिया साउथ अफ्रीका को, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी एक विकासशील देश है जो दक्षिण में पड़ता है। और 5 देशों का समय बनकर आया और इसका नाम हो गया अब BRICS, ब्रिक्स। कितनी अच्छी बात हुई, इसका नाम हो गया ब्रिक्स। जिम ओ'नील ने संकल्पना दी, लेकिन धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं, ब्रिक्स इस तरीके से अपने पैरों को जमाता चला गया। ठीक, अब इसके रेगुलर समिट हो रही हैं। इसमें जो कही गई बातें हैं वो जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को हैरत कर रही हैं और पूरी दुनिया इनकी बातों को मानने में मजबूर हो रही है। ठीक है, 2023 में ब्रिक्स की एक और शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 6 नए लोगों को आमंत्रित किया गया। 5 पहले थे, 6 को आमंत्रित किया गया। और अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, ठीक, और UAE। ठीक, आप लोगों को इन सबकी राजधानी भी याद करनी है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, मिस्र की कौन सी है, क्या नाम है उसका, काहिरा, और इथोपिया की है अदिस अबाबा, ईरान की क्या है, तेहरान है, ठीक है, सऊदी अरब की रियाद है। इस तरीके से सबकी याद करनी है आप लोगों को ये। ठीक, ब्रिक्स के 5 बड़े देशों में कितने विकासशील देश हैं, एक साथ लाता है जो विश्व का, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों इसकी जरूरत है, तो याद रखना है, सबने अर्जेंटीना को छोड़कर सबने स्वीकार कर लिया, 5 और जुड़ गए, 5 पहले से थे। तो 5 सबसे बड़े विकासशील देशों के समूह को एक साथ लाता है जो आबादी का 41%, इसका मतलब 100% आबादी में 41% तो यही है। और जीडीपी जानते हो क्या होती है? जीडीपी होती है एक साल के भीतर, परिभाषा सुन लो मेरे मुंह से बहुत शॉर्टकट में, एक साल के भीतर, विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, अंतिम उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं के मूल्यों को जोड़ना जीडीपी है। और कुल मिलाकर हमारी कमाई, ऐसा समझ लो, किसी देश की कमाई, सीधे शब्दों में एक साल के भीतर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंतिम उत्पादित वस्तुएं प्लस सेवाओं को जोड़े तो जीडीपी होती है। तो जीडीपी भी पूरे विश्व का 24%, मतलब ये समझ लो कितना बड़ा रोल प्ले करती है। और वैश्विक व्यवहार का 16%। इतने बड़े देश के समूह को नेग्लेक्ट मारा जा रहा खाली G7 की वजह से, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए व्यापार करते हैं। जैसे कि अभी बात करें ट्रम्प की, तो ट्रम्प ने आते ही सब पे टैरिफ बार लगा दिया कि हम अमेरिका को मेक अगेन अमेरिका करके। तो इसीलिए इस विरोध के चलते हुए इसकी इस समय प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है। और इसमें आबादी 41%, सोचो कितनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व है इन देशों में। ठीक है, इसीलिए इसकी बार बार डिमांड की जा रही है। और भारत का इसमें शामिल होना एक बहुत बढ़िया चीज है, और वो भी अच्छे लीडर के रूप में शामिल होना, क्योंकि भारत को
सुना जाता है। इसके बारे में बता देते हैं गोल्डमैन सैक्स क्या है। गोल्डमैन, ये फिर से गलत लिखा गया है, इसको मिटा देते हैं। गोल्डमैन सैक्स है ये एक ऐसी कंपनी है, कहाँ की, अमेरिका की है। ये क्या करते हैं, थिंक है, थिंक टैंक। थिंक टैंक जानते हो, सोचने वाला, बुद्धि को लगाने वाला। जैसे हमारी योजना आयोग भी अब क्या है, जो नीति आयोग बन गया है, योजना आयोग से पहले योजना आयोग था, तब थिंक टैंक नहीं था, अब नीति आयोग हमारा भी थिंक टैंक है। ये क्वेश्चन भी आता है, याद रखना। ये योजना तो ये 1869 में हुई थी। इसका काम पूरे विश्व में विलय और अधिग्रहण का तो साथ है ही, वित्तीय प्रबंधन का भी है, लेकिन ये अपने दिमाग को चलाकर नई नई चीजों को सोचती है। इसीलिए इसके अर्थशास्त्री ने ये बात सोची थी जो आज प्रासंगिक हो गया है, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये एक संस्था है, ठीक, या बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, जिसका काम सिर्फ ये है कि ये जो है क्या कहते हैं, लोगों को बताती है कि आने वाले भविष्य कैसा हो सकता है। तो सोचो कितनी बड़ी बात, जो आज ब्रिक्स इतना बड़े लेवल पर चल रहा है। आगे चलते हैं हम, ये इसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक। ये क्या है, ये आगे हमारे वही वाली बात जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, वही है कि 2009 में इसकी स्थापना हुई है, दक्षिण अफ्रीका 2010 में मिला है, ब्रिक्स हो गया था ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, ब्रिक्स की पहला सम्मेलन भी हम बात कर चुके हैं। पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, यकेतिनबर्ग में हुआ था, रशिया में। ये हमारे मनमोहन सिंह गए थे इस समय प्रधानमंत्री। कौन गए थे, मनमोहन सिंह गए थे। कहाँ हुआ था, यकेतिनबर्ग में। ये बातें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को अभी इसी क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ब्रिक्स का मुख्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई में, चीन में, शंघाई के चीन में है, याद रखना। शंघाई, शंघाई बहुत अच्छा शहर है, ये जरूर याद कर लेना। टोटल कितने देश हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया, 11 देश हैं। देखो ये देश बहुत अच्छे। और सबसे अच्छी बात, मैं जो ग्लोबल साउथ कर रहा हूँ, ये साउथ की कंट्री ज्यादा है। जैसे कि ब्राजील, ये रहा, इसकी राजधानी क्या है, ब्राजीलिया। रशिया की राजधानी क्या है, मॉस्को। चाइना की राजधानी क्या है, पीकिंग भी कह देते हैं, बीजिंग भी कह देते हैं। इंडिया की क्या राजधानी क्या है, नई दिल्ली। यहाँ पर आ गया कौन सा, साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या, 2 है, जोहान्सबर्ग है, डरबन भी कह देते हैं, और केपटाउन, 3 है राजधानी इसकी। इथोपिया की अदीस अबाबा मैंने अभी बताई है। सऊदी अरब की मैंने बताया रियाद है। इजिप्ट की मैंने अभी बताया काहिरा है। ईरान की क्या है, तेहरान है। और यूएई की राजधानी है, चलो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मेरे ध्यान नहीं आ रही है, ठीक है। यूएई। कुल मिला के ये 11 देश है। इन 11 देशों ने पूरे विश्व में एक हलचल सी पैदा कर दी है, जिसका आने वाले समय में परिणाम देखना। जब अगली मीटिंग होगी भारत में, तब इसका एक नया रूप निखर कर आएगा, क्योंकि भारत इनमें एक उभरता हुआ और ताकतवर देश है। पहली बात करें हम इसके बारे में, ये देखो, ये रियो डी जेनेरो में ये सब लोग शामिल हुए, और इन्होंने ब्रिक्स को बाय बाय 2025 करा, और अगली मीटिंग भारत को सौंप दी गई है। कहां पर, रियो डी जेनेरो में। बड़ा खूबसूरत शहर है इनका। हमने इससे पहले आप लोगों को आसियान भी पढ़ाया था। इससे पहले एक क्लास थी अग्नि के बारे में पढ़ाया, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया। आज ये ब्रिक्स पढ़ाने की कोशिश की है, क्या न्यूज थी और क्या चीजें इसके अंदर आई हैं। और मुझे लगता, आशा करता हूं कि ये क्लास बहुत अच्छी रही होगी, और अगर अच्छी रही है तो इस परिवार को आगे ले जाने की वो करें, कोशिश करें। और जो है क्या कहते हैं, इसे लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे जो है क्या कहते हैं, हमें ऐसा ही प्यार मिलता रहे, और हम मोटिवेट होते रहे आपके लिए नई जानकारी लाने के लिए, ठीक है। ये हमारा चैनल है, इसको जरूर, द लर्निंग अड्डा, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।